गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार। स्वागत है आपका लूसेंट की दूसरी कक्षा में। भाई साहब बहुत ही जबरदस्त धमाका शुरू हुआ था कल स्टार्ट हुआ था क्या लेक्चर फर्स्ट, जिसमें लूसेंट को अब संकल्प किया गया है पूरा खत्म करने का बचवा। और याद रखिएगा अब बात करेंगे किसकी, प्राचीन इतिहास में आज लेक्चर 2 की। और लेक्चर 2 में लूसेंट को है ना बिल्कुल निचोड़ के रखेंगे, क्योंकि यहां पे आज जो लेक्चर है बहुत ही जबरदस्त है। और इतनी पुस्तकें, इतने लेखक याद करने वाले हो जबरदस्त तरीके से। और सबसे बड़ी बात तुमका बता दी, पता क्या है सबसे बड़ी बात, आज तक का तुमका अभिलेख नहीं याद में, और अभिलेख ही के पीछे नहीं याद में क्योंकि शहर की भाषा में पढ़ते रहे हो। अब तुमका पढ़ना है कैसे, पेपर निकालने की दृष्टि से। और पेपर जब निकाले की दृष्टि से तुम पढ़ियो तो पक्का सफल होने वाले हो। तो सभी बच्चे शेयर कर दो वीडियो को। आतंक आना चाहिए, तबाही मचनी चाहिए, आनंद ही आनंद, परमानंद। चलो बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को दिलीप, अशोक, रजनी, सूरज, रविकांत, धीरज, ओम प्रकाश, अंकुर, आरो वाटर सॉल्यूशन, क्या बात है, आरो वाटर भी है यहां पर, बहुत बढ़िया। यशी त्रिवेदी, सत्यम सिंह, सभी बच्चा शुभ संध्या। चलो शुरू करते अपन लेक्चर 2 प्राचीन इतिहास। तो कल प्राचीन इतिहास में हम पढ़ रहे थे इतिहास जानने के स्रोत। क्या पढ़ रहे थे, इतिहास जानने के स्रोत। तो आज देखो बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बैटिंग करते हैं। इतिहास जानने के स्रोत में कल क्या खत्म हो गया था पता तुम्हें, तो देखते हैं। इतिहास जानने के स्रोत में एक नजर रिकैप पे मारते हैं, देखते हैं हम लोग कल क्या क्या पढ़ लिए और कितना बच्चा हमारा याद करके आज आया है। तो भाई साहब इतिहास जानने के स्रोत में हमने बताया था धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, और विदेशियों का विवरण है, और पूरा तत्व है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे क्या, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था धर्म ग्रंथ। और धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा पढ़ा था, सबसे प्राचीन ग्रंथ पढ़ा था वेद। भाई साहब वेदों की संख्या भी बताई थी हमने, कितनी बताई थी, तो वेदों की संख्या बताई थी 4। और सबको पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर यहीं पे धर्म ग्रंथ वेद में वेद के बाद हमने क्या पढ़ा, वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी पढ़ाई, 6। जो बच्चा आज जुड़ रहा कल वाला वीडियो देख लो जाके, प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है, फिर भैया वेदांग के बाद जो अगला टर्म हमने यहां पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था पुराण के बारे में। और पुराण कितने बताए थे, 18। और क्या पढ़ा था, और पढ़ा था उपनिषद के बारे में। उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई थी, 108। और एक एक प्रश्न सबसे हमने निचोड़ के रखा था। तो आज नंबर है किसका, तो आज नंबर है ऐतिहासिक ग्रंथों का, ऐतिहासिक ग्रंथों का। और आज इतिहास जानने के स्रोत हम लोग पूरा का पूरा क्या कर देंगे, खत्म। तो सबसे पहले ऐतिहासिक ग्रंथ देखते हैं। तो आज नंबर है ऐतिहासिक ग्रंथ का सबसे पहले नंबर पे। तो भाई साहब सबसे पहले नंबर पे ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो सभी लोग अपनी अपनी किताब खोल लो जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल। नेवी एमआर के लिए क्या, सभी एग्जाम के लिए बालक। चलो वीडियो के एक बार धमाकेदार लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई कंजूसी मत करना। ठीक, तो ऐतिहासिक ग्रंथ यहां पे लगाओ फटाफट सब लोग। क्या पढ़ोगे, ऐतिहासिक ग्रंथ कि प्राचीन इतिहास की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है बचवा, वो प्राप्त होती है ऐतिहासिक ग्रंथों से। और ऐतिहासिक ग्रंथ में देखते हैं बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। कैसे, सबसे पहले देखते हैं इसमें एक चीज बनी क्या, स्मृति। एक चीज पेपर में पूछी जाएगी, स्मृति से प्रश्न आएगा कि ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे पहली चीज क्या थी, तो वह है स्मृति। तो स्मृति कितनी, तो स्मृति आपको केवल पढ़नी है 2। कौन कौन, तो देखो स्मृति में एक पढ़ेगा आपका कौन सा, एक पढ़ेगा मनु स्मृति। कौन सी स्मृति, मनु स्मृति। और दूसरी स्मृति कौन सी पढ़ेगा, दूसरी पढ़ेगा तुमका नारद स्मृति। भैया दो स्मृति पढ़ेगा, कौन कौन, एक मनु और एक नारद। दो स्मृति के अलावा तुमका एक भी स्मृति एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिएगा यह है मनु स्मृति और यह है नारद स्मृति। सबसे बड़ी बात और तुमको हम बता दें, क्या बता दें, पेपर में अगला प्रश्न आएगा कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो भैया याद कर लो, सबसे प्राचीन स्मृति है कौन सी, उसका नाम है मनु स्मृति। मनु स्मृति सबसे प्राचीन मतलब पुरानी, और सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, सबसे पुराना वेद
ऋग्वेद। एक एक प्रश्न बिल्कुल रटवा रटवा के छोड़ना है, अपना यही कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलो भाई साहब, फिर यहां पे आपको क्या सीखना है तो बात समझो। सबसे प्राचीन स्मृति तो पता चल गई, मनुस्मृति। अब बात आती है, जैसे पुराण नहीं सीखे थे कि विष्णु पुराण किससे संबंधित है, तो मौर्य वंश से। फिर उसके बाद सीखे थे वायु पुराण, तो गुप्त वंश से। उसी प्रकार मनुस्मृति किस वंश से संबंधित है, तो याद रखिएगा शुंग वंश से। किससे संबंधित है? शुंग वंश से मनुस्मृति संबंधित है। पुष्यमुत्र शुंग जो इसके शासक थे, उसके बारे में मनुस्मृति बढ़िया विश्लेषण करता है। ठीक, फिर बात आती है नारद स्मृति। तो नारद स्मृति किससे संबंधित है, तो नारद स्मृति याद रखिएगा बहुत ही जबरदस्त। अब एक बात बताओ, वायु जो होती थी वो गुप्त हो जाती थी, तो गुप्त वंश से वायु पुराण था। उसी प्रकार नारद स्मृति, किसी नारद ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन की बात कोई जान ही नहीं पाता था, मतलब गुप्त रखते थे बात को। और जब बात को गुप्त रखते थे तो भैया नारद स्मृति कौन से वंश से संबंधित है, तो नारद स्मृति भी संबंधित है गुप्त वंश से। तो उम्मीद करते हो वायु पुराण गुप्त वंश, नारद स्मृति गुप्त वंश। क्लियर? फिर मनुस्मृति सबसे पुरानी है और शुंग वंश से संबंधित है। तो एक एक प्रश्न मजा आ रहा होगा। चलो फिर भाई साहब, अब बहुत अच्छे से स्मृतियां याद हो गई। दो ही स्मृति पढ़नी है, यही लूसेंट भी कहती है और यही स्टैंडर्ड बुक्स भी कहते हैं। एक प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, बस वीडियो को लाइक करना, वो भूलना नहीं, और साथ में अपने 5 दोस्तन का शेयर करना, क्योंकि भीड़ इतनी होनी चाहिए कि लूसेंट आज के बाद उनको लगेगी आसान, जीएस सीखेंगे वो। अब भाई साहब आगे देखो, और इसमें ऐतिहासिक ग्रंथों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ऐतिहासिक ग्रंथों में बहुत सारे अब ग्रंथ हैं। तो दो स्मृति तो सीख गए, अब एक ग्रंथ सीखो जिसका नाम है जातक। क्या नाम है? जातक। और बच्चा हमारा कंफ्यूज हो जाता है जातक और आगम। जातक और आगम में बच्चा हमारा हो जाता है कंफ्यूज कि जातक किससे संबंधित है और आगम किससे संबंधित है। बच्चा बहुत बड़ा टेंशन में चला जाता। कैसे? तो बात समझो। और द्विधर्म में केवल कंफ्यूज होता है। जातक जो है द्विधर्म है प्रमुख प्राचीन इतिहास में। कौन कौन? एक महात्मा बुद्ध वाला बौद्ध धर्म, और एक जैन धर्म वाला महावीर स्वामी वाला। ऋषभदेव बनाएं जरूर, लेकिन प्रमुख को रहे, प्रमुख रहे महावीर स्वामी। क्लियर? तो भैया यहाँ बात हम तुमका बतावा चाहिए। क्या बताना चाहते? जातक किस धर्म से, तो याद रखना दो धर्म बताए, जैन और बौद्ध। तो याद रखिए जिसमें जा आ रहा जातक, उसमें जा कबो मैच न करी। मतलब जातक पुस्तक किससे संबंधित है, तो जातक पुस्तक संबंधित है बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। फिर आगम पुस्तक किससे संबंधित है, तो उल्टा कर तो महात्मा बुद्ध आ चुके हैं, अब महावीर स्वामी का ले आओ, मतलब जैन धर्म से। तो भाई साहब जबरदस्त अंदाज में बैटिंग हो गई। जातक पुस्तक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। आगम किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। मजा आ रहा हो तो ठोक देना लाइक, 5 लोगों को शेयर कर देना, आग लगाएंगे पूरी तरह जहां तक तुम भी नहीं पहुंचे होगे। चलो इतनी बात क्लियर। तो जातक पुस्तक बौद्ध धर्म से, आगम पुस्तक जैन धर्म से। अब हमारी बात सुनो। क्या सुनोगे? बौद्ध धर्म जो है द्विशाखन में बटा रहे। कौन कौन? एक बटा रहे महायान और एक बटा रहे हीनयान। एक बटा रहे महायान और एक बटा रहे हीनयान। तो द्विशाखन में बटा रहे महायान हीनयान। पेपर में प्रश्न आ जाए कि महायान हीनयान किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है? फिर बात समझो, जैन धर्म भी द्विशाखन में बटा रहे। एक बटा रहे श्वेतांबर और एक बटा रहे किसमें? दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर द्विशाखन में बटा रहे जैन धर्म में। पेपर में प्रश्न का आया ऐतिहासिक ग्रंथ क्यों महत्वपूर्ण है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बौद्ध धर्म का एक यान है हीनयान से संबंधित पुस्तक है जिसका नाम है कथा, और कथा में एक डाल दो वस्तु तो वह बन जाता है कथा वस्तु। तो पेपर में प्रश्न आ गया कि हीनयान की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, उसका नाम है कथा वस्तु। क्लियर भाई साहब? मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
क्या बात है। अच्छा 5 लोगों को शेयर कर दिया, लाइको कर दियो, क्या बात है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बच्चन का जोड़ेगा तुमका। जातक पुस्तक बौद्ध धर्म कितनी शाखम बटा, हाँ हीनयान महायान। अब तुम कहियो महायान का अर्थ क्या होता है। महा मतलब क्या, महा मतलब श्रेष्ठ, यान मतलब मार्ग। जो व्यक्ति श्रेष्ठ मार्ग पे चला जाए वो कहलाया क्या, महायान। क्लियर। फिर बाद में जब बौद्ध धर्म भी पढ़ाएंगे वहां भी बताएंगे कि ये कौन सी शाखम बटा रहे, कौन सी संगीतिम बटा रहे। अबे केवल पुस्तकों के बारे में समझो तो बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान, और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु। जेमा पता किसके बारे में चलता है, कथा वस्तु से। सिंपल सी बात है, बौद्ध धर्म का है तो कथा वस्तु में पता किसके बारे में चलेगा, तो पता चलेगा महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में। तो महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है, वो है कथा वस्तु। और कथा वस्तु बौद्ध धर्म की एक शाखा हीनयान की प्रमुख ग्रंथ है। क्लियर। एक एक प्रश्न रटना है भाई साहब। फिर आगे देखो, तो जातक में कबो जैन न लगइयो, काहे न लगइयो, जा मत जातक और जा मत जैन कबो ना हुई। जा का जोड़ा कबो ना हुई, जा के साथ हुई बा और आ के साथ हुई जैन। क्लियर। आगम जैन धर्म, जातक बौद्ध धर्म, रट गया होगा। क्लियर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल। चल मजा आ रहा ना, मजा आएगा भाई साहब। फिर देखो, तो ये तो हो गए आगम। तो आगम पुस्तक किसके बारे में बताया, आगम पुस्तक बताता है किसके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। किसके बारे में बताता है, महावीर स्वामी के बारे में बताता है। क्या, आगम पुस्तक बताती है। अब महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर रहे हैं, तो याद कर लो, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं। और ये 24वें तो रहे, साथ में अंतिम भी रहे। अंतिम तीर्थंकर मतलब इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोग आए, तो ये कौन से नंबर के थे, 24 थे। एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे, किसके, जैन धर्म के। और जैन धर्म से संबंधित पुस्तक आगम, जिसमें महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बताया गया है, जीवन कृत्यों का उल्लेख है। क्लियर। फिर भाई साहब अब बात करते हैं अगले पुस्तक की। बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है, ऐतिहासिक ग्रंथ में। जय का नाम है का पता, जय का नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी का भैया याद रखो, बहुत ही जबरदस्त है। राज तरंगिणी मतलब कौने राज्य से संबंधित है, तो याद रखो, राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया। किसके इतिहास के बारे में, कश्मीर का इतिहास। तो कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक में बताया गया, वो बताया गया है राज तरंगिणी में। सबसे बड़ी बात, राज तरंगिणी को लिखा किसने, तो राज तरंगिणी को लिखा किसने, कल्लड़ महोदय। कल्लड़ महोदय राज तरंगिणी को लिखते हैं और कश्मीर के इतिहास का वर्णन कर देते हैं राज तरंगिणी में, जिससे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्लियर। मजे से पढ़ना, जबरदस्त तरीके से आएगा। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आई। तो राज तरंगिणी के बारे में भी समझ गो। अब अगली पुस्तक देखो का है, तो अगली पुस्तक का नाम है, यहां लिख लो, अर्थशास्त्र। कौन सी है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र कई की पुस्तक है, तो अब बहुत जबरदस्त प्रश्न आने वाला है। अर्थशास्त्र में बहुत जबरदस्त प्रश्न आने वाला है। अर्थशास्त्र है चाणक्य की। भैया चाणक्य की नीतियों से तो परिचित ही होगे, तो चाणक्य की पुस्तक का नाम है क्या, अर्थशास्त्र। और ये जो चाणक्य है, चाणक्य का ही अन्य नाम था, एक नाम था कौटिल्य, पेपर में पूछा गया, और एक अन्य नाम और है चाणक्य का, जिनका नाम है विष्णुगुप्ता। विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त और चाणक्य, कौटिल्य, ये तीनों एक मने के नाम ही, एक आदमेवा के नाम आई, कोनो अलग अलग नाम ना ही, याद रखियो। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा ना भाई साहब, समझ में आना चाहिए। अब बात आती है कि चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई वो किस पर आधारित थी, तो याद रखो, राजनीति पर आधारित। किस पर आधारित थी, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस पर आधारित थी, राजनीति पर आधारित पुस्तक थी। चलो भैया इतनी बात समझ में आ रही, पूरा समझ में आएगा जबरदस्त अंदाज में। फिर बात समझो, फिर बात समझो। और यह इतनी फेमस पुस्तक हो गई, इतनी फेमस पुस्तक हो गई कि विश्व में एक पुस्तक लिखी थी किसने, मैकियावेली ने। मैकियावेली ने पुस्तक लिखी थी विश्व में
ठीक, विश्व में मैकियावेली ने पुस्तक लिखी थी और मैकियावेली की पुस्तक का नाम पता क्या था? मैकियावेली की पुस्तक का नाम था द प्रिंस। क्या नाम था? द प्रिंस। तो पेपर में प्रश्न आता है मैकियावेली द्वारा रचित द प्रिंस पुस्तक की तुलना किस पुस्तक से की जाती है? तो याद कर लो, मैकियावेली द्वारा रचित पुस्तक द प्रिंस की तुलना चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र से की जाती है। पेपर में याद कर लो, जबरदस्त प्रश्न है। एक एक प्रश्न को क्या कर देंगे? फोड़ देंगे। डेली क्लास शाम का 7 बजे शुरू होती है। क्लियर? बहुत अच्छे। अब बात समझ में आ गई? फिर याद कर लेना, एक इसमें लाइन लिखी है अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण। कोई का इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग यहां समझब ना। और चाणक्य जो रहे ना, वो प्रधानमंत्री रहे। कई के दरबार में पीएम बने ही रे भैया, ई पीएम बने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही बन गए पीएम। और जब पीएम बन गए तो सिंपल सी बात है, ये अर्थशास्त्र में कौन से वंश की बात लिख दी हुई है? इस अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रदान कर दी। कौन से वंश के? मौर्य वंश की जानकारी चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिख दिया। चाणक्य के पीएम भैया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य साहब बन गए। तो इस प्रकार आपको पुस्तक अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी और आगम, जातक, स्मृतियां समझ में आ गई। क्लियर है बात? अब बात समझना, बहुत ही जबरदस्त। क्या बात है, जबरदस्त। तुम लोग कमेंट कर रहे हो, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। फिर बात समझो भैया, फिर बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बैटिंग बगली होगी। क्या होगी? भारत में अरब का आक्रमण होगा। भारत में अरबों का आक्रमण हो गया। अरबों का आक्रमण हो गया। और अरबों का आक्रमण पता कहां पर हुआ? भारत में अरबों का आक्रमण हो गया। कहां पर? सिंध पर। और जब सिंध पर आक्रमण हो गया तो अरब लोग यहाँ क्या हो गए? यहाँ जीत गए, विजय प्राप्त हो गई। तो भैया पेपर में एक पुस्तक, ऐतिहासिक ग्रंथ एक बारे में लिख देंगे। कहा लिख देंगे कि अरबों की जो सिंध पर विजय थी, उसके लिए पुस्तक कौन सी थी? तो उसके लिए पुस्तक का नाम है चचनामा। कौन सी है? चचनामा। और चचनामा के जो लेखक हैं, तो याद कर लो, चचनामा के जो लेखक हैं उनका नाम है अली अहमद। क्या नाम है? अली अहमद। क्लियर है? तो भाई साहब, ये भी एक एक ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में बता रहा हूं, एक एक प्रश्न बताऊंगा, तुमको रटवा के छोड़ूंगा। फिर भाई साहब बात समझो। क्या समझोगे? बड़े जबरदस्त अंदाज में समझना है तुम्हें। एक संस्कृत भाषा में व्यक्ति रहे, उस जो भाषा में नहीं, लेकिन संस्कृत व्याकरण पर पहली पुस्तक लिख दी। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक लिख दी। उनका क्या नाम पड़ा? तो संस्कृत व्याकरण की जो पहली पुस्तक लिखी, उन महोदय का नाम रहे पाणिनि। का नाम रहे? पाणिनि। और पाणिनि पुस्तक पता क्यों लिख दी? पाणिनि ने पुस्तक लिख दिया जिसका नाम रखा गया, पता क्या? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी की पुस्तक है, तो अष्टाध्यायी पुस्तक है पाणिनि की, जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक के बारे में बताया गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा, सर जी इसमें जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लिखा है ना, वो पता क्या लिखा? वो लिखा है मौर्य काल के पहले की जानकारी। मौर्य कला के या मौर्य काल के पहले के जानकारी के पहले की जानकारी किसमें मिलती है? वो मिलती है पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पुस्तक में। क्लियर? भाई साहब मजा आ रहा। क्या बात है, क्या बात है। बैटिंग आ रही ना, मजा बहुत बढ़िया। अच्छा सब लोग लाइक कर दो भाई, लाइक ठोको जबरदस्त अंदाज में। चलो भाई, फिर तो चचनामा समझ में आ गई और ये समझ में आ गई पाणिनि वाली पुस्तक। फिर भैया अगली पुस्तक पता कौन सी है? अगली पुस्तक का नाम जो है ना, वो नाम बहुत ही बढ़िया है। तो वही पुस्तक का नाम क्या है? वो पुस्तक का नाम है गार्गी संहिता। क्या नाम है? गार्गी संहिता। और गार्गी संहिता पुस्तक किसकी है? तो याद रखिएगा, कात्यायन। कात्यायन की पुस्तक है। और गार्गी संहिता के लेखक का नाम कात्यायन है। और याद रखिएगा, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। और सबसे बड़ी बात, गार्गी संहिता में
किसका उल्लेख है? तो यवनों ने आक्रमण किया था। क्या किया था? यवनों का आक्रमण हुआ था। किसमें हुआ था? गार्गी। जब यवनों का आक्रमण भारत में हुआ तो गार्गी संहिता नामक पुस्तक में कात्यायन ने इसके बारे में रचित किया। यवन पता कौन? जो हिंद यूनानी वाले मामला कल पढ़ रहे हो रहा है। ठीक, एक एक प्रश्न तुम्हें भाई साहब समझ में बिल्कुल। आयुष यादव, मजा आ रहा, क्या बात है भाई साहब, मजा तो आना है तो बस तुम लोग लाइक करोगे तभी तो और मजा आएगा। जोश तो तुम ही लोग लाते हो और मुझे जोश कहां से आएगा। चलो फिर भाई साहब एक अगली पुस्तक है जिसको याद कर लो, जिसका नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। और याद कर लो महाभाष्य पुस्तक किसकी है? तो याद कर लो पतंजलि की है। किसकी है? पतंजलि की पुस्तक का नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य में पता किसके बारे में बताया गया? महाभाष्य में बताया गया शुंगों के बारे में। किसके बारे में? शुंगों के बारे में, शुंग वंश। और शुंग वंश का जो संस्थापक था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि क्या हुआ करते थे? पुरोहित, पंडिताई करत रहे। कौन? पतंजलि। तो उम्मीद करते हैं भी आपको प्रश्न बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। लाइक बिल्कुल नहीं, 5 लोगों का जोड़ा तुम्हारा कर्तव्य है भैया। ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए हमारा खत्म, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए खत्म। तो तुम एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और एक बार पूरा रिवीजन कर लियो। अब बात करते हैं पता का विदेशियों, जो विदेशी यात्री हैं उनसे मिलने वाली जानकारी। तो अगला लूसेंट में टर्म क्या आया? विदेश यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। बहुत मजा आने वाला है यहां पर। क्या मजा आने वाला? तो देखो बच्चा, विदेश यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। तो विदेश यात्रियों से मिलने वाली जानकारी के बारे में देखो, जबरदस्त अंदाज में एक एक प्रश्न समझ में आएगा तुम्हें। विदेश यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। यहां पर सबसे पहले विदेश यात्रियों को पता 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से वो 4 भाग रहे? तो बात समझ लो, कौन कौन से 4 भाग वो यात्रियों को 4 भागों में बांट दिया गया। तो भाई साहब वो 4 भाग देखो, हम बता रहे हैं तुमको बहुत ही। सबसे पहले यहां पर एक विदेश यात्री है, तो जब कोई पुस्तकें लिखी ना अपनी, मतलब तो उनका नाम पड़ गया चीनी लेखक। क्या पड़ गया? चीनी लेखक। और चीनी लेखक के बाद जो और अन्य है उनका नाम रखा गया क्या यहाँ पे? अरबी लेखक, अरबी लेखक। ठीक, और अरबी लेखक के अलावा जो एक और जो लेखक है वो सारे यूनानी और रोमन लेखक, यूनानी और रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखक। और भैया एक टर्म यहां पर और बना दिया गया, जिमा कहा गया अन्य लेखक। क्या कहा गया? अन्य लेखक। तो भैया विदेश यात्रियों से मिलने वाली जानकारी में कितने प्रकार की कैटेगरी बांटी गई? 4 प्रकार की। अरबी, चीनी, यूनानी, रोमन और अन्य लेखक के बारे में बताया गया। बहुत बढ़िया भाई साहब। शेयर लाइक में कमी बिल्कुल ना करे, नहीं तो लूसेंट में आग ना लग पाई। और आग लगने के लिए तुम्हारा प्यार अति आवश्यक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलो भाई साहब, अब सबसे पहले शुरुआत पता कहां से करी? तो सबसे पहले हम शुरुआत सोच रहे कर ले चीनी लेखक थे। तो चीनी लेखक में जब शुरुआत करबे तो पहला शब्द एक आता है जिसका नाम है फायान। क्या आता है? फायान। और फायान पेपर में प्रश्न एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया कि फायान किस भैया शासक के समय में आया था। भारत में कौन से शासक के दरबार में, कौन से राजा के दरबार में फायान आया था? तो रट लो, बिल्कुल याद कर लो। फायान जो आया था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो भाई साहब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया? तो वो है फायान। और फायान ने किस राज्य में यात्रा की? तो फायान ने यात्रा की मध्य प्रदेश राज्य में। और सबसे बड़ी बात, फायान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। तो याद कर लो, चीनी लेखक फायान तुमका रट गए, पेपर में पूछा जाए कई के दरबार में आए रहे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए रहे। और ये किस दरबार के बारे में वर्णन किए? तो मध्य प्रदेश राज्य की
समृद्धता और को सुखी एवं समृद्ध बताया। किसने? फायान ने। रट गया? फायान के बाद जो अगला जो आया विदेशी यात्री, वो भी कोई कमजोर नहीं है, उसका नाम है ह्वेन सांग। क्या है? ह्वेन सांग। और ह्वेन सांग के बारे में याद कर लो। क्या याद करोगे? बहुत ही जबरा प्रश्न आवत है। सबसे पहली बात, जो ह्वेन सांग आया था वो कब आया? 629 ईस्वी में चीन से भारत आया। ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि किसके दरबार में आया ह्वेन सांग। तो याद कर लो, ह्वेन सांग आया हर्षवर्धन के दरबार में, और हर्षवर्धन के दरबार में आया, साथ में इसने पढ़ाई भी की। ऐसा युवा यात्री रहे, यहाँ पढ़े हुआ शिक्षा, जो बौद्ध धर्म के पूरे कलेक्शन लेके गया। कौन? ह्वेन सांग लेके गया। क्या लेके गया? तो समझो मेरा शेर, ये शिक्षा जिसने ग्रहण की ना, ये ग्रहण की नालंदा यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में? नालंदा यूनिवर्सिटी में ये शिक्षा ग्रहण की, और नालंदा में वो इसने शिक्षा ग्रहण की। अब नालंदा का प्रश्न बहुत बढ़िया पेपर में पूछता। क्या पूछता? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है वर्तमान में? तो बच्चा बोलेगा फिनिक्स का बिहार। क्या बोलेगा? बिहार। और कमेंट करके बता देना बिहार की धरती से यहां कौन कौन लाइव है जो लूसेंट को रटना नहीं समझ रहे हैं आज। तो भाई साहब चलिए, बहुत बढ़िया। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता। सबसे बड़ी बात, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, याद कर लो, कुमार गुप्त प्रथम ने। किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने। तो ये पढ़े आ रहे ह्वेन सांग कहां के रहे? चीन के रहे। कई के दरबार में? हर्षवर्धनवा के दरबार में आए रहे। फिर देखो बच्चों, क्या देखोगे? अब सबसे बड़ी बात, ह्वेन सांग जो 629 में आए और 645 तक इधर उधर मंडरात रहे, टहलत रहे, यात्रा करत रहे, तो अपन यात्रा के नाम पर पुस्तक लिख डालिन, जिसका कहा थे क्या? CU की। इनकी पुस्तक को कहते हैं क्या? CU की। तो CU की पुस्तक किसकी है? तो CU की पुस्तक है ह्वेन सांग की। भैया किसकी है? ह्वेन सांग की। भाई साहब देखो, लाइक शेयर में कमी ना करो, हम तुमका पढ़ावे में 1% कमी ना रखबे, गारंटी सुद्धा बता रहे हैं। आइस तुम लूसेंट कबो ना पढ़े हो, रिफॉर्म तरीके से पढ़ाइबे, एक एक प्रश्न तुम्हारा तोड़ मरोड़ के सारा रटवा डलबे, चाहे जौन सब्जेक्ट में आए, बिल्कुल सीरियल से चलेंगे, इतना याद रखो बच्चों। ठीक, तो भैया ह्वेन सांग की पुस्तक याद हो गई। कई के दरबार में आवा यो रहे? हर्षवर्धन के दरबार में। अब हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन जितने यात्री आए किसी को राजकुमार नहीं कहा गया, लेकिन ह्वेन सांग को क्या कह दिया गया? ह्वेन सांग को कह दिया गया क्या? भैया यह लाइन ऐसी निकाल लेना बे, ह्वेन सांग को बोल दिया गया यात्रियों का राजकुमार। क्या बोला गया? यात्रियों का राजकुमार। तो भैया यात्रियों का राजकुमार कौन? तो भैया ह्वेन सांग। क्लियर? अब बात आती है, एक बार परीक्षा में पता कैसे प्रश्न पूछा गया? एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। तो बच्चा होगा कंफ्यूज थोड़ा। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, तो प्रिंस ऑफ जब पिलग्रिम पूछा गया तो बच्चा हो गया कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि भैया वही का मीनिंग प्रिंस के तो पता आ रहा है, क्योंकि प्रिंस खुद सोचत, कोई की मम्मी कहती हमारा बच्चा सबका प्रिंस है, मतलब राजा है, राजकुमार है, तो राजकुमार है, लेकिन पिलग्रिम की मानिंग नहीं आवत रहे, मीनिंग नहीं आवत रहे। तो जब पिलग्रिम की मीनिंग नहीं आवत रही का, तो पिलग्रिम का मतलब हुआ, पिलग्रिम मतलब यात्री, पिलग्रिम्स मतलब यात्रियों, तो यात्रियों का राजकुमार। तो हिंदी में लिखा रहे, सब कंफ्यूज। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहते हैं? हर्षवर्धन को कहते हैं। तो उम्मीद करते एक एक प्रश्न तो तुम रट रहे होगे। चलो बहुत बढ़िया। हाँ चल, एक यात्री और बताते तुमको, जो चीनी लेखक प्रमुख है, चीनी लेखक दो और लिख लो। एक का नाम रहा संयुगन, एक का नाम रहा संयुगन, और एक का नाम रहा इतसिंह। एक का नाम रहा संयुगन और एक का नाम रहा इतसिंह। तो भैया
दुई ऐसे चीनी यात्री और हैं जो भारत में आए रहे और विदेशी विवरण से इनसे जानकारी मिलती है। तो उम्मीद करते इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। सयुगन हुई गे, इतसिंग हुई गे, फायान हुई गे, हुएनसांगवा होगा, सारे के सारे तुमको समझ में आ गए होंगे। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना, क्या बात है। रोहित पटेल, बिल्कुल मजा आ रहा है, क्या बात है, जबरदस्त अंदाज। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा सभी बच्चों को। तो भैया इस प्रकार, और इनके बारे में जो लिखा पड़ा है ना, जैसे संयोगन के बारे में लिखा है, इसने बौद्ध धर्म की स्थापना, कुछ नहीं पूछा जाता, बस इतना पूछा जाता है चीन ते कौन कौन यात्री आए रहे। तो फायनवा आवा रहे और वैनसांग और संयोगन और इतसिंग, नाम याद रखे हो तो बता लीजिए हो कौन आवा कौन नहीं आवा। क्लियर है। तो भैया अब बात करो आगे थोड़ा। तो आगे जब बात करियो तो बात समझो बहुत ध्यान से। क्या बात समझोगे? तो अब बात करेंगे हम लोग अरबी लेखक के बारे में। किसके बारे में? अरबी लेखक के बारे में। तो यहां पे हेडिंग लगेगी अरबी लेखक। तो भाई साहब जब यहां पे अरबी लेखक लगेगी तब भी तो आग लगेगी। अरबी लेखक जब लिखा जाएगा तब भी तो आग लगेगी। तो अरबी लेखक में दो लेखक तो याद कर लो। एक का नाम था, जिसका नाम था अल बरूनी। क्या नाम था? अल बरूनी। और दूसरे व्यक्ति का नाम याद कर लो, जिसका नाम था इब्न तूता। इब्न तूता। ठीक। ये दुई लेखक ऐसे हैं जो पेपर में तुमका हिला के रख दे हैं और मिलिए जरूर परीक्षा में। तो तुम भी इनका पढ़ लो, जब मिले तुमका तो तुम इनसे मुलाकात कर लेनो। ठीक। और दोनों को दोनों लेखक कहाँ के हैं? अरब के हैं। और याद कर लो, ई का तो देश नहीं पूछा जात, लेकिन ई का देश पूछा जात कि इब्न तूता किस देश का निवासी था। तो इब्न तूता मोरक्को देश का निवासी था। किस देश का? मोरक्को। और मोरक्को की वर्तमान में राजधानी का है? मोरक्को की वर्तमान में राजधानी है रबात। कहते नहीं रफ्ता रफ्ता इसको हो गया। तो भैया मोरक्को की राजधानी है रबात। क्लियर? फिर भाई साहब अल बरनी समझो। तो दोनों अरबी लेखक हैं, अल बरनी इब्न तूता। इब्न तूता मोरक्को का निवासी और ई की राजधानी तुमका याद होगी। क्या राजधानी है? तो आपको पता चल गया, इसकी राजधानी है रबात। फिर बात समझो बहुत ध्यान से। जो अल बरनी रहे, जैसे फायान किसके दरबार में आया? प्रमुख रहे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसे वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में। सेम टू सेम, सेम टू सेम। प्रश्न क्या आता है? अल बरनी किसके दरबार में आया? तो याद कर ले मेरा बच्चा, अल बरनी आया महमूद गजनवी। किसके दरबार में? महमूद गजनवी। और भैया इब्न तूता, तूता 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 गाना है ना, तो भैया ये किसके दरबार में आए? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया? इनको हम लोग पता मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोलते? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल रक्त पिपासु कहते हैं। ठीक। अभी बाद में मिली है तो पढ़ा जी, मजा आ जी तुमका। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब इनका हम 60 में पता क्या पढ़े? MBT यही कहा वही MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब जितने तुगलक वंश है ना, सबके हम 60 नाम रखे हैं। MBT, फिरोज तुगलक का FT और गयासुद्दीन तुगलक का GT। एक एक प्रश्न रटवा दे। चलो भैया, तो ये दरबार में आए रहे। अब भैया जब अलवर्नी आए तो इनकी भी एक पुस्तक का नाम पढ़ा कि उस पुस्तक के नाम क्या रखा गया? उस पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, चाहे किताबुल हिंद कहो, और एक पुस्तक और इनकी पूछी जाती है जिसको कहते हैं तहकीक आ हिंद। क्या कहते हैं? तहकीक का हिंद। तो दोनों पुस्तकें अल बरनी की बिल्कुल रट डालो, नहीं तो अल बरनी तुमका बहुत मरी है। ठीक। फिर याद रखो, फिर क्या याद रखियो? हर्षवर्धन जब घूमत फिरत रहे तो एक किताब लिख डाली, जैका नाम रखे ना सियूकी। पियूकी नहीं, सियूकी। उसी प्रकार यहू खूब घूमिन फिरिन। तो ई जब घूमिन फिरिन तो यहू एक पुस्तक लिख डालिन, मतलब यात्रा वृतांत, में यात्रा के बारे में। और उस पुस्तक का नाम इन्होंने रख दिया रेहला। क्या रख दिया? रेहला रख दिया। याद कर लो। ठीक। अब एक चीज याद रखो, एक बार परीक्षा में पूछा गया इब्न तूता का वास्तविक नाम बताओ। तो वास्तविक नाम इनका जो है अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। अब्दुल्ला मोहम्मद
बिन तूता, ये किसका वास्तविक नाम है? ये भैया नाम है इब्न तूता का वास्तविक नाम। वास्तविक नाम इब्न तूता का क्या है? तो याद कर लो, वास्तविक नाम इब्न तूता का है, जेका कहते हैं अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। क्लियर? एक एक प्रश्न भाई साहब समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मजा बेकार है। तुम्हें एक एक प्रश्न समझ में आना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ रही होगी ना। चलो फिर यहीं पे बात समझो बहुत ध्यान से। क्या समझोगे? यहां पर अरबी लेखक के साथ साथ एक लेखक और पढ़ लेते हैं, अन्य लेखक, फिर के बाद पढ़बे यूनानी और रोमन वाले लेखक। तो पहले अन्य लेखक में देख लो कौन कौन है। तो एक नाम है तारानाथ। गदर पिक्चर सब लोग देखे ही हो। गदर एक प्रेम कथा, गदर एक प्रेम कथा। क्लियर है? वही सनी देओल का नाम पता का रहा? तारा। तो यहां पर भी कहा है तारानाथ। तो तारानाथ को ही अन्य लेखक में पहले लेखक। तो भैया लाइक न करी होगा, इतना बढ़िया सेशन चल रहा और तुम लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो। हम पूरा का पूरा अपन पसीना यहाँ पर बहाए दे रहे हैं तुम्हारे लिए। ठीक, तो कम से कम बच्चा लाइक तो कर लो, हमारा कम से कम मेहनत तो सफल बना दो। चलो तारानाथ। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। कैसा लेखक था? तो तारानाथ जो था एक तिब्बती लेखक था। और सबसे बड़ी बात, तारानाथ जो है ना, इनकी दो पुस्तकें पूछी जाती हैं। कौन कौन? एक कयंगुर और तयंगुर। एक पुस्तक का नाम है जिसको कहते हैं कयंगुर, और एक पुस्तक का नाम है जिसको कहते हैं तयंगुर। तो कयंगुर और तयंगुर कैकी ही तारानाथ की। और तारानाथ मतलब तिब्बती लेखक। क्लियर? चल बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त अंदाज। तो एक लेखक तो अन्य मत में समझ में आएगा। एक लेखक और समझ लो अन्य में, उनका नाम रहा मार्को पोलो। क्या नाम था? मार्को पोलो। अब मार्को पोलो का पेपर में प्रश्न पता क्या आता है? मार्को पोलो का प्रश्न आता है इब्न तूता कहां का है? मोरक्को का। तो मार्को पोलो भी कहां का निवासी था? याद कर लेना, मार्को पोलो वेनिस का निवासी था। कहां का था? वेनिस का निवासी था। और ये अन्य लेखक में इसका हम लोग पढ़ते हैं। पांड्य इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो इस प्रकार भैया क्या अन्य लेखक, अरबी लेखक, चीनी लेखक, खल्लास। अब बात करते हैं यूनानी और रोमन लेखक के बारे में। बिल्कुल, चलो मजा आ रहा ना भाई साहब? 5-5 लोगों को आज जोड़ के लाना है, नहीं तो हमारी पूरी मेहनत स्वाहा हो जाए। चलो बचवा अब हेडिंग लगा दीजिए का यूनानी रोमन लेखकवा। चलो यूनानी रोमन लेखक। तो भैया एक एक पुस्तक, एक एक चीजें, और ये सब पता का है? इन सबसे पता चलत है प्राचीन इतिहास के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण चीजें यही है। चलो बहुत बढ़िया। रश्मि सिंह मजा आ रहा, सीएम चौरसिया बिल्कुल। भाई साहब पानी पी रहे हैं बस। अब देखो यूनानी रोमन लेखक में जबरदस्त आतंक काट देंगे। एक एक प्रश्न रटवा। लूसेंट लोग कहते हैं समझ में नहीं आती, लूसेंट पढ़े का छोड़े। हम बतेबे का पढ़ो, वह है उत्ते पढ़ो, पेपर तुम्हारा खल्लास। भैया यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहले लेखक जो हम लोग पढ़ते हैं उनका नाम था टेसियस। क्या नाम था? टेसियस। और टेसियस के बारे में जान लो। टेसियस को रहे तो टेसियस रहे ईरान के राजवैद। तो पेपर में प्रश्न आ जाए कि टेसियस कौन था? तो टेसियस था ईरान का राजवैद। कौन था भाई साहब? ईरान का राजवैद। याद कर लो। और सबसे बड़ी बात, भारत के संबंध में इसने भी जानकारी दी, लेकिन वो अफवाहों पर सिर्फ आधारित थी। वो अफवाह पे आधारित थी, कोई मतलब की नहीं थी। चलो फिर भाई साहब, तो बस टेसियस के बारे में इतने जान लो। इसने भारत के इतिहास के बारे में बताया तो, लेकिन अफवाहों पे आधारित थी। दूसरा नंबर यूनानी रोमन में देखो, उसका नाम था हेरोडोटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेरोडोटस।
तो हेरोडोटस के बारे में बचवा जान लो कहा है। तो हेरोडोटस के बारे में समझ लो, कबो ना भूलियो। हेरोडोटस जो इतिहास तुम पढ़ रहे हो, उसके पितामह कौन है, उसके जन्मदाता कौन है, तो याद कर लो। इतिहास का पिता या इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो भैया इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। सबसे बड़ी बात, हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है, तो हिस्टोरिका। हिस्टोरिका मतलब हिस्ट्री से बनती है इतिहास, और हिस्टोरिका मतलब पुस्तक। कई की पुस्तक हेरोडोटस की, और इतिहास का जन्मदाता पितामह किसे कहते हैं, उसको कहते हैं हेरोडोटस को। क्लियर? चलो भैया, मजा आ रहा ना, मजा तो इबे करी। चल फिर बात समझो। यूनानी रोमन लेखक में सिकंदर के साथ 3 लोग आ रहे हैं, उनका का नाम रहा है भैया। एक का नाम रहा सिकंदर के साथ जो मित्र गढ़ बने चले आए, एक का नाम रहा जेका का निर्याकस, क्या कहते हैं, निर्याकस, और एक का नाम रहा आने सिक्रटस। आने सिक्रटस, एक व्यक्ति का नाम रहा आने सिक्रटस, और एक का नाम रहा निर्याकस, और एक का नाम रहा आस्टियोबुलस। आस्टियोबुलस भैया, इस सिकंदर के साथ 3 आए रहे जो ये भी भारत के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देते। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, निर्याकस। सिकंदर का जल सेनापति को रहे, तो सिकंदर का जल सेनापति बचवा पता को रहे, उनका नाम रहे निर्याकस। का नाम रहे, निर्याकस। एक एक प्रश्न तुम समझ रहे होगे, ठीक है। चलो फिर यहां पर बचवा 4 नंबर लेखक में देखो, उनका नाम रहे डाइमेकस। का नाम रहे, डाइमेकस। और पेपर में बहुत प्यारा प्रश्न आता है डाइमेकस के बारे में। ये कई के दरबार में आए रहे, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बैठा बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद बैठा कौन, अशोक। तो याद कर लेना, डाइमेकस जो आए रहे ना, वही कई के दरबार में आए रहे, वही अशोक के बप्पा बिंदुसार के दरबार में। अशोक के बप्पा बिंदुसार के दरबार में आए रहे को डाइमेकस, और आए रहे भेजिस को रहा इनका। तो यह जान लो, एक देश पड़त है जेका का सीरिया। तो जब सीरिया देश पड़त है, तो यहां पर कर लेबे हम सीरियन नरेश। क्या लिख लेबे, सीरियन नरेश। नरेश मतलब राजा। सीरिया के जो राजा रहे, जिनका नाम पता का रहे, जिनका नाम रहे आंतियोकस। आंतियोकस इस सीरिया के राजा रहे, और इनके सेनापति कौन थे, इनके सेनापति थे डाइमेकस, जो बिंदुसार के दरबार में दौड़े दौड़े चले आए। क्लियर है? वही वाला है ना, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो भैया डाइमेकस ने भी कहा 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। किसके, बिंदुसार के दरबार में। याद कर लेना, सम्मा सासा मामला बहुत तगड़ा वाला है, समझो। फिर डाइमेकस का समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलो आयुष यादव, मजा आ रहा ना, मजा तो आएगा भैया। फिर 5वें नंबर का देखो, जब 5वें नंबर का बचवा देखियो ना, तो बहुत ही जबरदस्त है। पता का है, डायनोसियस। का है, डायनोनिसियस। तो बात समझो बहुत। 5वें नंबर का जो यूनानी लेखक है डायोनिसियस। अब बात आती है, डाइमेकस आए अशोक के बप्पा के दरबार में, मतलब अशोक के पिता कौन, बिंदुसार। तो क्या अशोक बुरा ना मनी है, हमारे बप्पा क्या हमारे साथ है ना, यो हमारे दरबार में कौन आई, तो हमारे दरबारों में एक इनके दरबार में आदमी आ गए, उनका नाम का पड़ा डायोनिसियस। और डायोनिसियस कई के दरबार में आए, डायोनिसियस आए अशोकवा के दरबार में। कई के दरबार में, अशोक के दरबार में। क्लियर? डायोनिसियस आए अशोक के दरबार में। फिर बात समझो, इनका कहू ना कहू के राजदूत रहे। कई के राजदूत रहे, सीरिया के नरेश आंतियोकस। तो ये भी तो किसी न किसी के राजदूत होंगे, फिर हम थोड़े ही चले आए। तो भैया ई कई के रहे, तो वही सीरिया देश के रहे। यहां पर एक मिस्र देश पड़ता है, तो वहां बोलागा मिस्र नरेश। मिस्र नरेश जिसका नाम है
हेल्प्ड अस। तो भैया मिस्र नरेश फिलेहेल्पिडस के दरबार के राजदूत कौन थे? डायोनिसियस, जो आए थे किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। इस प्रकार एक एक प्रश्न तुमको बिल्कुल है जबरदस्त समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आग की तरह क्लास को फैला दो, कहीं पर भी ये मान लो बुझने ना पाए। भाई साहब आग अगर तुम नहीं लगा रहे हो ना तो विश्वास मानो आप अपने टीचर के साथ क्या कर रहे हो? गद्दारी कर रहे हो। टीचर लूसेंट को इतने बढ़िया फॉर्म में समझा रहा है तो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत तुमको चाहिए था ना स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट। लूसेंट से देखो नोट्स कैसे बनते हैं, ये कला भी तुम लोग सीख जाओ। लूसेंट को लोग बेकार कहते हैं लेकिन लूसेंट को मैं ब्रह्मास्त्र समझता हूं, याद कर लेना। चलो भाई साहब फिर बचवा बात देखो, चार कितने लेखक तुमको पढ़ा दी? टेसियस, हेरोडोटस, सिकंदर के साथ आ रहे हैं, डाइमेकस और डायनोनिसियस। अब को है तो देख लो, छठे नंबर पर देख लो, जबरदस्त अंदाज में। तो देखेगा दिन का छोटा कर दे, सोच रहे ना छोटा कर दे तो और अच्छे समझ में आइए, क्योंकि सब मैटर एक ही का। तो यहाँ पर हम लिख दे यूनानी रोमन, तो तुमका एक बार लास्ट में रिवीजन हो जी जबरदस्त तरीके में। तो भाई साहब छठे नंबर में को है, तो छठे नंबर में देख लो को है, तो छठे नंबर में है जिनका नाम है टालमी। क्या नाम है? टालमी। और टालमी के लिए फेमस है क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम पता का है? उस पुस्तक का नाम है भारत का भूगोलवा। तो भाई साहब भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी टालमी ने। क्लियर? ये भी एक प्रकार से प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। फिर याद कर लो एक और है जिनका नाम था पिलिनी। पिल जाओ, लेकिन बस पिल जाओ तो यहाँ पिलिनी शब्द याद रखना। पिलिनी जो है ना ये प्राकृतिक चीजों के बारे में बताया। प्राचीन इतिहास में पेड़ पौधे पक्षी इसके बारे में वर्णन करने वाला भी तो कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो रहे पिलिनी। इसीलिए इनकी पुस्तक का नाम पता क्या पड़ेगा? ये कहूँ जाते रहे वहां पिल जाते थे, पक्षी के बारे में लिखे लगे और प्राकृतिक सुंदरता के बारे में लिखे लगे। तो भैया बात का हुई, इन्होंने पुस्तक का जो नाम लिखा उसका नाम पड़ा नेचुरल हिस्ट्री, मतलब प्राकृतिक इतिहास। तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन? तो नेचुरल हिस्ट्री के हैं पिलिनी। और कौन है भारत का भूगोल को लिखिस रहे? वो लिखिस है टालमी। आयुष जी कह रहे हैं नोट्स कैसे बनाए आप बता दो। भैया जैसे बतावत जा रहे हैं बस वैसे नोट्स बनावत जाओ। और तुमका का करे को मैं काहे चार चांद लगाए पर भैया, और तुमका एमा कुछ करे है क्या हो सकते नहीं, फालतू तुम परेशान हो। ठीक, चलो भैया आगे। अगला जो 8वां नंबर है वो है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज भी आए जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में बताया। मैगस्थनीज। अब सबसे बड़ी बात, ये भी बड़ा लेखक था, ये भी बड़ा लेखक था। बात आती है मैगस्थनीज किसके दरबार में आया? तो याद कर लो मैगस्थनीज आया किसके दरबार में? तो भैया का बिंदुसार। भैया हम बतावा रहे ना, यहां पर लिख लो चंद्रगुप्त मौर्य और बीच में लिख लो क्या? बिंदु सार, और नीचे का लिख लो अशोक। अशोक भैया बिंदुसार के दरबार में आए तो उनका लड़का बुरा मानत रहे, उन दरबार में आ गए। अब दादो तो बुरा मानिए, तो दादा के दरबार में को आवर है? दादा के दरबार में आ रहे हैं मैगस्थनीज। तो याद कर लो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे कौन? मैगस्थनीज। और बिंदुसार के दरबार में आए थे कौन? डाइमेकस। और अशोक के दरबार में कौन आए थे? डायोनिसियस। मौर्य वंश के 3 प्रमुख शासक और तीनों के दरबार में कौ न को आवा है। इनके दरबार में आए मैगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में आए डाइमेकस और अशोक के दरबार में आए डायनोनिसियस। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। चलो उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है क्या? मैगस्थनीज जो था इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तो बात समझो भाई साहब। मैगस्थनीज की पुस्तक का जो नाम था उस पुस्तक का नाम रखा गया इंडिका। एक गाड़ी नहीं आती इंडिका,
तो इंडिका 4 पहिया गाड़ी वाली पुस्तक के नाम यही पढ़ा है, मैगस्थनीज। तुमका समझा रहे नहीं, पढ़ा नहीं, ठीक। तो इंडिका पुस्तक मैगस्थनीज की। सबसे बड़ी बात, मैगस्थनीज कई का राजदूत रहा। तो मैगस्थनीज भैया पता कई का राजदूत रहा? मैगस्थनीज राजदूत रहा सेलुकस निकेटर का। किसका रहा? सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन बना था? उसका नाम था मैगस्थनीज। सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन? मैगस्थनीज। और सेलुकस निकेटर किसका भैया राजदूत या सेनापति था? तो याद कर लो, ये था सिकंदर का। क्लियर? और सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस थे। एक एक प्रश्न बिल्कुल तुमको बता दिया। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना भैया? बहुत जबरदस्त, क्या बात है, आनंद ही आनंद, परमानंद। चलो बहुत बढ़िया। करण, उज्जवल श्रीवास्तव, शुभ सौभाग्य कुमारी, तो भैया हो गए 8 लेखक। अब एक ऐसी पुस्तक बताइए जो पेपर में पूछी नहीं जाती, 100% पूछी जाती, कौन सी? देखो उमर लेखक नहीं है, लेकिन वह पुस्तक है, पेरी प्लस आप द, पेरी प्लस आप द इरिथ्रियन सी। तो भाई साहब पेरी प्लस आप द इरिथ्रियन सी एक पुस्तक का नाम है, जिसके लेखक अज्ञात है। जैसे लेखक कौन है इस समय? अज्ञात, कोई है ही नहीं। लेकिन आईएएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसने प्राचीन इतिहास में हिंद महासागर का वर्णन किया है? तो हिंद महासागर का वर्णन करने वाली पुस्तक का नाम, मतलब हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर का वर्णन करने वाली पुस्तक का नाम पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। जय के लेखक का अबहू अता पता बिल्कुल नहीं। बिल्कुल श्यामलाल बिल्कुल पूरी लूसेंट करवाएंगे, बीच में 1% न छोड़ब, बस तुम लोग न छोड़ो। जब से जैसे तुम ते कहना लाइक करो, शेयर कर दो, 10-10 लोगन का जोड़ दो, हम कबो न छोड़ पे काहे के पीछे। जब भैया परिवार बड़ा होता है तो आदमी सोचता हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, और जब परिवार छोटा हो तो सोचता हमू आराम करी, काहे पीछे जिम्मेदारी ही रही। और जब बहुत बड़ा परिवार, हम जिम्मेदारी ले चल रहे हैं, क्यों? जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। क्लियर? चलो भैया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार लेखक का यहां पर क्या करते हैं हम लोग? खात्मा करते हैं। खात्मा कर दिया। चलो अब बात करते हैं जबरदस्त अंदाज में, अगला इतिहास जानने के स्रोत में वो क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में देखो जबरदस्त अंदाज में बैटिंग करेंगे। इसमें किससे किससे पता चलेगा? तो भाई साहब इसमें 2 प्रमुख चीजें। एक याद रखियो, पुरातत्व का मतलब का पूरा मतलब प्राचीन, तत्व मतलब जो वस्तुएं, प्राचीन काल में मिली हुई वस्तुओं से जो जानकारी मिलेगी वो प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी देगी। क्लियर? तो भैया यहां पर सबसे पहले क्या लिखोगे? एक तरफ लिख लोगे सिक्के और एक तरफ लिख लोगे अभिलेख। क्या लिख लोगे? अभिलेख। अभिलेख मतलब जैसे पत्थर वत्थर है, ऊपर खुदा उदा को लिखा हुआ है, ठीक, उसका जो पढ़ागा वह कहलावा क्या? अभिलेख। सोनू सिंह, अच्छा रिवीजन करवा दिया कर। चलो बच्चा बिल्कुल सब कुछ कराएंगे भैया, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, चलो मजा आ रहा ना? बहुत बढ़िया, मजा तो आई है भैया। चलो हाँ बिल्कुल, लाइक शेयर में कमी बिल्कुल ना रखे, बस और कुछ नहीं। समझो अभिलेख का मामला, समझो बहुत जबरदस्त। सबसे पहला प्रश्न कह देता है क्या? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन, ठीक, तो याद कर लो एपिग्राफी। एपिग्राफी
भैया ग्राफी जब शब्द जहां पर आ जाए तो इसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। और कई सारे अभिलेख हैं भी, देखो कैसे जबरदस्त अंदाज में याद कैसे होते हैं। तुम केवल देखते चलो आज बस, ठीक, बस तुम शेयर कर दो फटाक से। चलो बच्चों आगे, जबरदस्त तरीके। तो एपिग्राफी के अध्ययन का कहा, अभिलेखों के अध्ययन के। जैमा सबसे पुराना एक अभिलेख है, पता कौन सा? वही अभिलेख का नाम है एशिया माइनर का, एशिया माइनर का अभिलेख, जिसका नाम है बोगाज कोई। का नाम है? बोगाज कोई। और बोगाज कोई में पेपर में प्रश्न पता का पूछा जाता है, एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख है, इसमें कितने देवता के बारे में बताया गया? तो 4 देवता बताए गए। कितने देवता बताए गए? 4। और 4 देवता कौन कौन से हैं तो याद कर लो, क्योंकि पेपर में प्रश्न आवर है कौन देवता का उल्लेख इसमें नहीं किया गया। तो याद कर लो, एक देवता का नाम है इंद्र, और एक का नाम है मित्र, और एक का नाम है वरुण, और एक का नाम है नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये 4 देवताओं के बारे में बताया गया। किसमें? एशिया माइनर के बोगाज कोई में। याद कर लेना, बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल। चलो आगे बात समझो। क्या समझोगे बच्चों? तो एक अभिलेख तो याद कर लीनो, एशिया माइनर का बोगाज कोई। आगे समझो, एक अभिलेख याद कर लो जिसका नाम है हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो पेपर में प्रश्न पता क्या पूछा जाता है कि कौन सा अभिलेख कौन सा राजा बनवाइन है, और सबसे बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है उस अभिलेख में किस चीज का वर्णन मिलता है। तो याद कर लो बच्चा मेरे, हाथी गुम्फा अभिलेख में जो तुम भारतवर्ष चिल्लाया करते हो, भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख, भारतवर्ष का जो उल्लेख है सर्वप्रथम, भारतवर्ष का उल्लेख कहां मिलता है? हाथी गुम्फा मिलता है। और हाथी गुम्फा पता कहीं का बनवाया हुआ है? जयका कलिंग के युद्ध में अशोक हरा देना है। का नाम? कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। तो भाई साहब अभी बाद में कलिंग का युद्ध भी मिलेगा, वो भी पढ़ेंगे। तो कलिंग राजा खारवेल जो है वो क्या कर दिन है? बनवाइन ने हाथी गुम्फा। और यही अभिलेख ऐसा अभिलेख है जहां पर बाद में पढ़े मिला रहे कि मत भैया भारतवर्ष लिखा है, कौनो ऐसे किताब नहीं बे जहां पर सबसे पहले भारतवर्ष मिला। भारतवर्ष सबसे पहले मिला ई वाले अभिलेख में। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त पढ़ रहे हो मजे से। चलिए अच्छा, हम जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ दे दीजिएगा। पीडीएफ बच्चा, पीडीएफ तो इसका कैसे बनेगा अभी तो हमें कुछ नहीं पता। चलो बात समझो बहुत ध्यान से, जबरदस्त। अगला अभिलेख कौन सा है? तो अगला अभिलेख बच्चा बच्चा याद करेगा। पता कौन सा? उस अभिलेख को हम याद कराने जा रहे हैं, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख। और नासिक अभिलेख जो है वो कौन से शासक का है? तो याद कर लो, गौतमी बलश्री का, गौतमी बलश्री का। भैया एक बात बताओ, कहू का जैसे तुम नाक है, नाक में क्या कर दो? बल लगा दो, बल लगा दो तो क्या बन जाई? श्री। ठीक, सिरसराय लगी ना, सिरसराय लगी। जैसे नाक में तुम बल लगा दो, सिरसराय लगी। तो मतलब नासिक मतलब नाक वाला कैसे संबंधित है? बल वाले थे। तो गौतमी बलश्री याद हुईगा। तो गौतमी बलश्री से संबंधित कौन सा अभिलेख है? नासिक अभिलेख। एक एक प्रश्न देखो याद करीबे, अगर याद ना करीबे तो मजा ना आई हमका। फिर अगला कौन सा है? अगला है जूनागढ़, जूनागढ़ का अभिलेख है। अब बात समझो कैसे। एक बात बताओ, इनके जो शासक का नाम है रुद्रदामन, रुद्रदामन। भैया सबका पता है, अगर जब किसी को बर्तन मांजना पड़ता है
और खासकर बहनों को तो क्या होता है, रुद्र रूप हो जाता है एक प्रकार से, क्या, रौद्र रूप, बिल्कुल क्रोधित हो जाती हैं। और रुद्र दामन, रुद्र मतलब रौद्र हो रही, काहे पीछे, जूना लगा लगा बर्तन मांजे जून, तो भैया जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन शासक। क्लियर, कोई भी बहन बुरा मत मानेगी, केवल सिर्फ समझाने के लिए बताया है, ठीक। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन, नासिक अभिलेख गौतम बलश्री, हाथी गुंफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, याद कर लो। तो तीनों अभिलेख तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो बताओ भैया कमेंट करके, तीन अभिलेख तुमका याद हो गया नहीं याद हो गया। आज तक का तुम डरते थे, पेपर में आते थे भैया बहुत कठिन है, भूल जाते हम, अब तुम कभी नहीं बोलोगे। नासिक वाला बल लगा दो, सिरसिराए लगी, मतलब नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, जूना रुद्र दामन। क्लियर भैया, मजा आ रहा ना? कमेंट करके बताओ भाई साहब, कमेंट करके बताओ तुम्हें याद हो रहा कि नहीं याद हो रहा। अगर याद ना हो रहा होगा तो हम बेकार, मजा नहीं आएगा में। फिर देखो अगला अभिलेख, अभी अभिलेखों की बात चल रही, तो अगला अभिलेख है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख याद हो रहा, चलो जबरदस्त, ये देखो तो मजा आ गया, क्या बात है, याद हो गया भाई साहब। प्रयाग सबको पता है, संगम नगरी प्रयाग, इलाहाबाद, प्रयागराज। क्लियर, तो भैया प्रयाग स्तंभ लेख है, तो कौन, संगम नगरी है। और वो जब गंगा नदी है तो नदी कहां से आई है, समुद्र से आई है। तो मतलब प्रयाग शब्द आते ही संगम नगरी, नहाने का मन होता है। तो जब नहाने का मन होता है, कहां नहीं हो, गंगा मां, संगम मां। और जब संगम में नहीं हो, वो नदी आई कहां से, समुद्र से आई। तो भैया प्रयाग स्तंभ लेख कहीं का है, समुद्रगुप्त का है। किसका है, समुद्रगुप्त। भाई कसम से एक एक तुमको ऐसी ट्रिक बना बना याद करवा रहे हैं जो ट्रिकें नहीं है, केवल ऑप्शन मिलेगा तो तुम हमारे कॉन्सेप्ट को याद करोगे, कहोगे लूसेंट पढ़ाई है सर तुमने, लूसेंट को याद करवाया सिखाया है, लूसेंट देख के डरते थे, पेपर को पास करवाना सिखाया है। जब आपका पेपर निकल जाए तब बताइएगा आके। चलो बहुत बढ़िया, चलो सोनू सिंह, बिल्कुल बिल्कुल भैया, चलो एकदम मस्त सर, मजा आ रहा ना? तो भैया लाइक और शेयर में काहे कमी रखे हो। फिर देखो अगला अभिलेख, जिसका नाम है एहोल, एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख कैसे संबंधित है, कौन से शासक थे, तो हम तुमको बताया दें कैसे, बात समझो। पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख मतलब पुलकेशिन द्वितीय। कैसे याद करोगे, सबको पता है, जैसे है कोई पुल दिखता है तो पुल तो बना होता है, लेकिन उसके नीचे होल होता है, मतलब छेद होता है, गड्ढा होता है। एक प्रकार से होल मतलब छेद होता, छिद्र होता। तो ए होल, होल किससे, पुल से। तो मतलब ए होल पुलकेशिन द्वितीय से। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा भाई साहब, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मतलब पुल में होल, तो पुलकेशिन द्वितीय। प्रयाग स्तंभ, पहुंच जाओ गंगा नगरी, संगम प्रयागराज, जहां पर नदी आई किससे, समुद्र से, तो समुद्रगुप्त हो गया। और यहां पर नासिक ठोक दो, बल ठोक दो, सिरसिराए लगेगा, गौतमी बलश्री। जूनागढ़ रौद्र, रुद्र दामन। क्लियर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना भाई साहब, याद होना चाहिए, बाकी सब मजा आएगा। फिर मंदसौर अभिलेख, कौन सा अभिलेख, मंदसौर। तो मंदसौर कैसे याद करोगे, तो भैया मंदसौर कैसे याद करोगे पता, तो मंदसौर और कैसे नहीं याद करना है, मां से मंदसौर और मां से मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश मालवा के राजा रहे, ठीक,
भैया श्रवण, आप हमको यहाँ ज्ञान बता रहे हो कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, समुंदर से नहीं। भैया तुमका याद करवा रहे हैं, इतिहास ना कि पढ़ा रहे हैं उद्गम मुहाना। ठीक, तो बात का समझा तो करो जरा। अरे हम जानी थे तुम लोग बहुत पढ़े लिखे बच्चा हो, लेकिन कुछ हमारी तो बात मानियो। ये अभिलेख आज तक का बच्चन का नहीं याद हुआ। हम सोचे थे कि कुछ अच्छे तरीके से याद हो जाए। अरे भैया इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से याद कराई जा सकती है। बाकी किताबें तुम्हारे पास छपी रखी हैं, उनका छाप लो। ठीक, नहीं तो कोई फायदा ना निकली, याद रखो। ठीक, फिर समझो। तो भैया ये सारे हो गए ना, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, फिर देखो ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर नाम से क्लियर हो रहा, जहां पे युद्ध की बात होती है, राजा वाजा की, तो ग्वालियर प्रतिहार नरेश, एक प्रतिहार वंश रहे, वहां के राजा रहे जिनका नाम रहे भोज। तो प्रतिहार नरेश भोज बनवाई ने संबंध कौन सा? ग्वालियर अभिलेख। तो कौन सा अभिलेख, कौन सा राजा बनवाई, सब तुमका हम बता दीने। एक एक प्रश्न यह बिल्कुल क्लियर करके बता दीने। ठीक, अब यहां पर कुछ प्रश्न तुम ऐसे याद रखो जबरदस्त तरीके से। जैसे मंदसौर अभिलेख है, इसमें किसका उल्लेख है? तो याद कर लेना, रेशम बुनकरों का। रेशम बुनकरों का उल्लेख किसमें है? तो भाई साहब मंदसौर में है। बुनकर मतलब मंदसौर। क्लियर है? एक एक प्रश्न तुम्हें समझ में यहां पे आ गया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे तो समझोगे। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त अंदाज में। मनीष भारती बहुत अच्छा सर जी, ऐसे ही पढ़ाइए। चलिए चलो आगे आगे भाई साहब। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। एशिया माइनर, हाथी गुम्फा, नासिक, जूनागढ़, प्रयाग स्तंभ, एहोल, मंदसौर, ग्वालियर। एक एक प्रश्न तो रटवा दिया ना, रट गए। अब बात कर लेते जरा थोड़ी किससे, सिक्कों के बारे में। तो सिक्कों के बारे में बच्चा यहां पर रश्मि चौधरी कह रहे हैं आप दिन में 2 बार क्लास लिया करो। अरे बच्चा, हमें रोजी रोटी अभी सिर्फ चलती नहीं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं, उससे रोजी रोटी भी चलती है। जब थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे तो हम 2 क्या 4 बार क्लास ले लेंगे। आप लोग शेयर तो करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भैया, आप लोग वीडियो को शेयर तो करो तभी तो मजा आएगा, नहीं तो मजा तो आने नहीं बिल्कुल। चलो सिक्कों के बारे में सब बच्चा कह रहे हैं, बताओ सर जी जल्दी, देर हो रही है। देर बिल्कुल ना हुई। चलो फिर बात समझो, सिक्कों के बारे में कैसे याद रखोगे? तो सिक्कों के बारे में समझना बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा सिक्कों के बारे में? सिक्कों के बारे में सबसे पहला प्रश्न आएगा कि प्राचीनतम पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो याद कर लो, आहत कहा जाता था। क्या कहा जाता? आहत। और याद कर लो, साहित्य में सिक्कों को क्या कहा जाता था? साहित्य में सिक्कों को कहा जाता था कसारपण। कसारपण कहा जाता था। किसमें? साहित्य में सिक्कों को। ठीक, फिर यहीं पे याद कर लो, सिक्कों में एक जगह का नाम पड़ता है जिसका नाम है अरिकमेडु। पेपर में कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया, अरिकमेडु जो है वो कहां पड़ता है? तो अरिकमेडु पड़ा था पुडुचेरी के पास। तो एक पेपर में प्रश्न तो यह पक्का कर लीनो, अरिकमेडु मतलब पुडुचेरी। क्लियर? फिर भैया अरिकमेडु का प्रमुख रह पता, यहां से रोमन सिक्के मिले हैं। रोमन सिक्के प्राप्त हुए, मतलब रोमन वाले लोग यहां पर जो आए हैं वो सिक्के डाल के चले गए, तो रोमन सिक्का मिले हैं अरिकमेडु नामक स्थान, जो पड़ता है कहां पर? पुडुचेरी में। क्लियर? फिर सिक्कों में बात याद रखना, क्या याद रखोगे जबरदस्त तरीके से कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? कौन से शासक ने? तो सबसे पहले सोने के सिक्के जो चलवाए उनका नाम था हिंद यूनानी।
हिंद यूनानी को अंग्रेजी में कही थे इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के पीछे बोले इंडिया का हिंद होगा और ग्रीक का होगा यूनानी। अब पेपर में प्रश्न आता है कि सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किसने चलवाए, मतलब ज्यादा गोल्ड के सिक्के किसने चलवाए, तो याद कर लो गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा चलवाए। गुप्त वंश के शासकों ने सोने के सबसे पहले किसने चलवाए, तो हिंद यूनानी ने। अब प्रश्न आएगा सबसे शुद्ध सिक्के किसने चलवाए सोने के, तो कुषाण वंश के शासकों ने। याद कर लो, एक एक प्रश्न तुमको बता देंगे। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना भाई, मजा आएगा। फिर आपको एक तो रटा ही होगा, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई जो मुद्रा है उसका कहां से पता चला है। जो समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए मिले हैं वो सिक्कन में मिले हैं। सिक्कन में एक तरफ पता का बना रहे, समुद्रगुप्त ऐसे बने रहे, वैसे वीणा लगी रहे, वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त रहे। तो जब समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए और जो व्यक्ति वीणा बजावत है वो गा वा लेवत है, और जब गा लेवत है तो इका क्या कहते हैं पता, संगीत प्रेमी। संगीत प्रेमी या एक प्रकार से कहते हैं गाना बजाना का शौकीन। ठीक, तो गाना बजाना का शौकीन आदमी को कहलावत है पता, संगीत प्रेमी। तो इस प्रकार सारे प्रश्न तुम रट डालो, मजा आ गया ना तुमको, क्या बात है। चलो, तो कौन सा ऐसा शासक है जो संगीत प्रेमी रहे गुप्त वंश में, तो इसका नाम रहे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त काहे रहे, काहे क्यों भैया, प्रयाग स्तंभ की अभिलेख उनसे संबंधित है। क्लियर। और वीणा बजाते हुए मिले कहां पर, सिक्कन में मिले, तो बड़ा आदमी रहे। चलो, तो भैया समझ में आ गया। तो इस प्रकार आज समाप्त होती है हमारी प्राचीन इतिहास की पहली यूनिट जहां पर हम लोग पढ़ चालू किए इतिहास जानने के स्रोत। और कल हमारा टॉपिक है अगला है, उसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अगर वो जल्दी खत्म हो जाए तो इसके बाद हम पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता। तो काल तैयार रहे हो सब जने। प्रागैतिहासिक काल में जो दूसर यूनिट हमारा चालू हुई शाम का 7 बजे और 10-10 लोगन का जोड़े के साथ में। भैया अगर मजा आया हो तो वीडियो जब समाप्त होए तब कमेंट करके बताओ कि आज तुमका सच में मजा आई कि नहीं आई, और वीडियो को लाइक करके दिखा दियो अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस कि हाँ गुरुजी मजा आ गई। लूसेंट अगर पूरी पढ़ डाला तो आग लगनी तय है पूरे समंदर में। चलो बहुत बढ़िया, गोलू गोल्ड। चलो मजा आया ना बच्चा। अच्छा, रश्मि सिंह को पहली बार लूसेंट इतनी अच्छी समझ में आ रही। देखो हम तेज पढ़ाई पे ना, धीरे धीरे पढ़ाई पे जिसमें हर बच्चा का दिमाग में फिट कर पे और सारे प्रश्न कराई पे। यो नहीं कि ऐसे PDF लगा लिया आए हो हुआ। भाई साहब ऐसे मजा ना आई, ऐसे हम बोल दे प्रयाग प्रशस्त ये हो गया। भाई साहब ये तो किताब है, तुम भी आए पढ़ लियो, खत्म। तो ये काम नहीं करना है, काम करना है, अच्छा करना है, पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने, नोट्स बनाओ ठीक, तभी मजा आएगा। चलो बहुत बढ़िया। पंकज, मनीष, मुनेश, गौतम, हाँ मैथ का क्लास चालू हो जा रहा है 8:30 बजे। और आज अंबु सर SD यादव का नया चैप्टर पढ़ावे आ रहे हैं, परसेंटेज। जयमा है 165 सवाल और 100 सवाल आपका हल करा जी आज। ठीक, तो 8:30 बजे सबकी उपस्थिति होगी अनिवार्य। आज हम बैठक बगल में और रजिस्टर लेके सब लोग प्रेजेंट सर लगा देना, वरना हो जाएगा बहुत मामला खराब। चल बहुत बढ़िया। अंकेश, राहुल, प्रिंड, बिल्कुल परिंद ऑफिसल, अनुज, कुलदीप, योगेश, दीपक, परिंद ऑफिसल, क्या बात है। अच्छा परिंद जी कह रहे हैं ये अंदाज आपका सर अमित भड़ाना का है, यहाँ आप हमका कॉमेडी के साथ साथ पढ़ाई सिखवा दे रहे हो। क्या बात है बचुआ परिंद ऑफिसल, तुमका दिल से धन्यवाद कि हमारा इतनी बड़ी हस्ती से एक छोटी सी हमका जगह दे दी। चलो बहुत बढ़िया बचुआ। सुभाष कुमार आर्ट, गुड नाइट बचुआ। अब तुमका 8:30 बजे अंबु सर का साथ देखे और जबरदस्त तरीके से तुमका वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और याद कर लो 10-10 दोस्तन का शेयर करेंगे, लूसेंट की आग तभी शांत होगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है और शुरुआत सब जोश में करते हैं।
हिम्मत वही व्यक्ति होती है जो अंत तक जाके पूरी लड़ाई लड़के आता, पता चलता है कि विजय प्राप्ति हुई, कि वीर गति प्राप्त हुई। याद रखिएगा, और हम चाहते हैं हमारे हर एक बच्चे को सिर्फ विजय प्राप्ति हो, याद रखिएगा। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल होली त्योहार आ रही और क्लासेस डेली चलाऊंगा, ठीक। चलो होली खेलेंगे दिन में और रात में पढ़ाई बे दूंगा। चलो भैया बहुत बढ़िया। हाँ रीजनिंग भी कराएंगे, परेशान ना हो, अबे केवल पढ़त रहो भैया चुप्पे, ठीक। पंकज, सर्वेश, अंकुर, सभी बच्चों को जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बच्चा आप चलते हैं, आपसे विदा लेने का वक्त आ गया मेरा, ठीक है बच्चों। चलो तो अब हम बुलाना चाहते हैं टेक्निकल टीम को कि अब क्लास को एंड कर दिया जाए जबरदस्त अंदाज में। चलो बहुत बढ़िया, देखिए टेक्निकल टीम पे सर आ गए हैं, अब फटाफट वीडियो बंद होने वाली है। साथियों अब मिलते हैं हम आपको कल शाम 7 बजे जबरदस्त लूसेंट में दूसरी यूनिट के साथ प्राचीन भारत में। तब तक के लिए आप सो जाओ, रिवीजन करे पहले ना सोयो, और दूसरी बात मैथ लगा के सोयो, ठीक। साथियों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।